है आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम बताने जा रहे हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोलॉजी को जानने से पहले हम लोग किसी भी बॉडी के बारे में मतलब अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का अध्ययन मतलब बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है। हम पहले बायोलॉजी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं क्योंकि सेल चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा बायोलॉजी क्या होता है वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग सेल शुरू करेंगे। ठीक है, आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और धीरे धीरे हम लोग जो टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बायोलॉजी क्या होता है, देखिए बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी का जो टर्म है ना, ये दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है ना, लैटिन शब्द से। एक है बायो, एक है लॉजी। बायो मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव, ठीक है, जो जैव जगत से आया है। और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी। यानी कि इसमें बायो मतलब होता है लाइफ। हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं इसमें। स्टडी क्या किसके बारे में करते हैं, लाइफ के बारे में। तो हम लोग जब जीवन के बारे में, लाइफ मतलब होता है जीवन, ठीक है, और जीवन किसका होता है, सजीव का होता है, ठीक है, जैव का होता है। तो हम लोग स्टडी किसके बारे में, जीवन के बारे में करते हैं, जीवन का बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे एक बढ़िया चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं सेल। ठीक है, हम लोग बायोलॉजी के बारे में उतना नहीं जाएंगे, ठीक है, बायोलॉजी का एक चैप्टर है सेल, तो ये सब जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सेल क्या होता है। सेल एक मतलब हम लोग देखते हैं ना कि किसी भी घर को बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ की आवश्यकता होती है। बालू हो गया, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, ठीक है ना, छड़ हो गया। तो बिना ईंट का घर संभव नहीं है, ठीक है ना। एक ईंट से जोड़कर घर बनाया जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए उसी प्रकार एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़कर एक बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है ना। सबसे पहला टर्म यही देखेंगे। चलिए ये बात करते हैं। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हम लोग इसका स्टडी करेंगे। हम लोग किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं तो उसको एक टर्म से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, एक टर्म से उसको लिखते हैं। जैसे हम लोग किसी भी, मान लीजिए हम लाइट चैप्टर पढ़े फिजिक्स में, तो लाइट के स्टडी को हम लोग ऑप्टिक्स कहें, ठीक है ना। उसी प्रकार सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है ना। हम लोग किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान, ठीक है, साइटोलॉजी, ये वाला टर्म। यानी कि हम बताएं कि जैसे एक ईंट को दूसरे ईंट के साथ जोड़कर हम लोग किसी घर का निर्माण करते हैं, उसी तरह बॉडी को बनाने के लिए सेल की आवश्यकता होती है। यानी कि ये घर को बनाने के लिए जिस प्रकार ईंट एक यूनिट है, उसी प्रकार सेल भी किसी बॉडी को बनाने के लिए यूनिट की तरह काम करता है। यूनिट है वो, सेल क्या है, इसलिए चैप्टर का नाम ही दिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का यूनिट है। जिसके पास जीवन है वही जीव है, और जो जीव है वही सेल से बना है, उसका यूनिट ही सेल है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो फंजाई हो, प्रोकैरियोटिक्स हो, यूकैरियोटिक्स हो, बैक्टीरिया, कोई भी चीज इस दुनिया में जिसको हम देख रहे हैं कि वो सजीव है, उसके पास सेल है। विदाउट सेल सजीव मतलब वो हो ही नहीं सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन, जैसे वायरस, हम लोग वायरस को बोलते हैं कि इसके पास कोई सेल नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग देखें कुछ साल पहले जो हमारे पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस फैल गया था, वो तो एक वायरस है, ठीक है। तो वायरस के पास कोई सेल नहीं होता है, इसके पास कोई सेल नहीं होता है, इसके पास कोई सेल नहीं होता है, सेल नहीं होता इसके पास, डू नॉट हैव ए कंप्लीट सेल, कोई कंप्लीट सेल नहीं होता है। इसके पास होता क्या है, इसके पास तब सेल होता है जब वो किसी बॉडी के अंदर चल जाता है।
इट इज अ डेड सेल, ये जीवित नहीं है, ये डेड सेल है। अगर इसके पास सेल है तो ये डेड सेल है, और ये तब जिंदा हो जाता है, तब इसमें लिविंग सेल हो जाता है जब वो किसी बॉडी के अंदर जाता है। लिविंग सेल तब होता है जब वो किसी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए बात करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन का थोड़ा बहुत देख लिए कि क्या क्या चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हैं सेल का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की जो है मौलिक इकाई है, जीवन की मौलिक इकाई है। उसके बाद जब हम लोग हायर स्टैंडर्ड में गए, उसके बाद फिर एक कोशिका के डेफिनेशन के बारे में पढ़े कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि एक स्ट्रक्चरल वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब होता है संरचनात्मक, हिंदी में इसको बोलते हैं संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब होता है क्रियात्मक। ये दोनों वर्ड का हम लोग इसको डेरिवेशन करेंगे इसको, ठीक है ना। इसको समझेंगे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल को क्यों बता रहा है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब होता है कि इसका बॉडी जो है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के अनुसार, स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको दो भागों में बांटा है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिजम्स, इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेल को दो भागों में बांटा है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेल को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकीय, जिसके पास एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय, और इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय, इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है, यानी कि इसमें कितनी होती है? एक ही कोशिका होती है, ओनली वन सेल, एक ही कोशिका होती है, ओनली सिंगल सेल, एक ही कोशिका, यानी कि सिंगल सेल होती है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होती है? मल्टीपल सेल होता है, इसीलिए इसको मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुकोशिका मतलब बोलते हैं एक से अधिक सेल, एक से अधिक सेल। तो जीव को, ऑर्गेनाइजम्स को हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजम्स जो है सेल से बनी होती है। जीव, हम पहले बताएं कि जीव जो है सेल से बनी होती है। तो सेल से बनी होती है, तो जीव को इस दो भागों में बांटा गया है। उसके स्ट्रक्चर, संरचनात्मक व्यू के आधार पर, उसके स्ट्रक्चरल व्यू के अनुसार उसको दो भागों में बांटा है, उसके बेसिस पर। एक हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स, एक हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स, ठीक है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स में क्या हो गया? उसमें सिंगल सेल होता है, और इसमें क्या होता है? ये इस वर्ड से पता चल रहा है, यूनि मतलब वन, मल्टी मतलब बहुत, ठीक है, एक से अधिक सेल। अब क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें जो सिंगल सेल होता है ना, यही परफॉर्म करता है उसका हर एक चीज, जो जैविक कार्य, जो लाइफ प्रोसेस के लिए, जो अभी मान लीजिए एक्सक्रीशन हो गया, फिर इंजेक्शन हो गया, मतलब अंतर्ग्रहण हो गया, रेस्पिरेशन श्वसन हो गया, एक्सक्रीशन निष्कासन हो गया। तो जितने भी चीज़ है ना, वो सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं। जैसे अमीबा, इसका एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक ही कोशिका के द्वारा वो अपने मूल जैविक कार्यों को पूरा करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे सेल के द्वारा जैविक कार्यों को किया जाता है, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? हम लिखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने जैविक कार्यों को अपने जैविक
कार्यों को एक ही सेल के द्वारा पूरा करता है, ठीक है ना। और बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारे एक से अधिक सेल मिलकर क्या करेगा, अपने जैविक कार्यों को पूरा करेगा। यहाँ पर लिख देंगे एक से अधिक सेल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिलकर अपने जैविक कार्यों को पूरा करेगा, जैविक कार्यों को पूरा करेगा। हिंदी मीडियम बच्चे के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिख सकते हैं, पूरा करेगा, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चीज, थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया। हम लोग बताएं कि जो वायरस है, देखिए वायरस जो है, वायरस ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है सेल के बारे में, ठीक है ना। सेल से रिलेटेड ये एक एक्सेप्शन है। इसके पास सेल होता है, लेकिन वो सेल हमेशा जो हम डेड सेल मिलता है, डेड सेल मिलेगा हमेशा, ये डेड सेल मिलेगा। ये तब लिविंग हो जाता है जब वो किसी, मान लीजिए बॉडी के, ह्यूमन बॉडी या किसी भी जीव के बॉडी के अंदर गया, तो फिर क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है, जिंदा हो जाता है। उसके बाद सेल डेवलप कर जाता है, वो सेल जो होता है लिविंग हो जाता है, ठीक है ना। इसके पास ये वायरस जो है, इसीलिए वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो है ना, वो मृत पाया जाता है, उसको मृत घोषित। क्यों? क्योंकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो शरीर किसी जीव के शरीर के अंदर जाएगा तभी वो लिविंग होगा, और उसका जो ये है, क्या करते हैं, वो किसी बॉडी के अंदर जाकर उससे पोषण लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे थिंग्स। देखिए थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। थिंग्स क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है थिंग्स। थिंग्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक हो गया एनिमेट, और एक हो गया इनएनिमेट, ठीक है। एनिमेट और इनएनिमेट, एनिमेट और इनएनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट थिंग्स मतलब क्या होता है, इनएनिमेट थिंग्स मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग छोटे में पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और इससे लिविंग थिंग्स। एनिमेट मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एनिमेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग सेल में, क्योंकि एनिमेट का ही सेल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का तो सेल नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल की खोज किसने की है, सेल की खोज किसने की है, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, हर एक चीज एनसीईआरटी का कवर किया गया है। देखिए हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल, टॉपिक का नाम हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिका की खोज। हम लोग कोशिका की खोज पढ़ते हैं, तो कोशिका की खोज पढ़ने से हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया, लेकिन वो जीवित कोशिका नहीं था, वो डेड की कोशिका था, डेड सेल की खोज की, मृत कोशिका की खोज की, ठीक है, वो लिविंग सेल नहीं था। तो उन्होंने कैसे सेल का नाम दिया कि सेल, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, कैसे उसका एक्सपेरिमेंट किया, जो भी है जैसे भी किया। तो सबसे पहले उन्होंने जो पेड़ है, पेड़ की जो छाल होते हैं, जो बाहरी वाला परत लेयर होते हैं, ठीक है, उसको ना एक कॉर्क सेल जो बोलते हैं हम लोग, कॉर्क सेल उन्होंने डेड सेल जो है, कॉर्क सेल एक प्रकार डेड सेल है, ठीक है ना,
इसको देखा, इसको अवलोकन किया 1665 ईस्वी को। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 ईस्वी को। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी को। तो कॉर्क सेल जो है एक प्रकार का डेड सेल है, ठीक है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हो पाई थी, अपने द्वारा स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने देखा, क्वार्क सेल को अवलोकन किया। तब देख रहा है कि वो जो क्वार्क सेल है ना, वो एक प्रकार की घर टाइप का दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा बॉक्स नुमा संरचना दिखाई दे रही है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके। इसको उन्होंने कहा कि ये तो भाई मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रतीत हो रही है। इस प्रकार की संरचना उसने देखी, ठीक है ना, इस प्रकार की संरचना उसने देखा। तो उन्होंने इसको कहा कि इसको कहा कि ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत हो रही है, मधुमक्खी के छत्ते, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रतीत हो रही है, ठीक है, जैसे लग रहे हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इंग्लिश में अगर बोले तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रतीत हो रही है। तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रतीत हो रही है, तो इन्होंने इस हर एक घर को, हर एक बॉक्स को इन्होंने क्या कह दिया? सेल कह दिया, कि हर एक बॉक्स जो है वो सेल है, ठीक है। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, और सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने एक पेड़ की जो छाल होती है जिसे कॉर्क सेल बोलते हैं, ठीक है ना, उसको देखा, वो एक प्रकार का डेड सेल है, ठीक है ना। और क्या है, जब उसने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो वो देखा कि ये जो क्वार्क सेल है उसको जब देखा तो देख रहा है कि वो एक छोटे छोटे बॉक्स टाइप का दिख रहा है। उन्होंने छोटे छोटे बॉक्स को ही सेल कह दिया। तो इस प्रकार कोशिका की खोज हुई, ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है एंटन वन लियोनहॉक, ठीक है, एंटन वन लियोनहॉक, एक वैज्ञानिक आता है एंटन वन लीवनहॉक, ठीक है, एंटन वन लीवनहॉक 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? ये तो डेड सेल की खोज की, लेकिन इन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल की खोज किया था। अब किस प्रकार किया था उन्होंने? उस समय थोड़ा डेवलप हो गया था, उस समय इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं आया, लेकिन थोड़ा मतलब क्या होगा कि माइक्रोस्कोप में डेवलपिंग हुआ था, ठीक है ना। तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, ठीक है ना, लिविंग सेल की खोज की। तो लिविंग सेल की जो इन्होंने खोज की 1674 ईस्वी में, क्या क्या देखा था? तो उसने देखा था आरबीसी, उन्होंने देखा था डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या देखा था? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना, स्पर्मेटोजोआंस को देखा। और क्या क्या देखा? बैक्टीरिया को भी देखा, और क्या देखा? और उन्होंने इसको भी देखा, प्रोटोजोआंस को, सबसे प्रोटोजोआंस को भी हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करते थे। प्रोटोजोआंस मतलब, प्रोटो मतलब होता है प्रथम और जोआंस मतलब होता है जीव, ठीक है ना। तो प्रथम जीव जो है ना इस पृथ्वी पर, प्रोटोजोआंस ही है। सबसे पहले प्रोटोजोआ ही सबसे पहले हमारे इस पृथ्वी पर आया था, ठीक है, इसीलिए इसे प्रोटोजोआंस। तो हम लोग लिविंग सेल को उन्होंने ये सब देखा कि आरबीसी ये है, डब्ल्यूबीसी, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब की खोज किसने की? एंटन वन लियोनहॉक ने 1674 में देखा इस सब के बारे में, ठीक है, ये सब लिख लीजिए। चलिए, उसके बाद और एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में पूछता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस देखा। सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि पूरा बॉडी का कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज
रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया 1831 ईस्वी में। हर एक कॉम्पिटिशन पूछा जाता है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद और एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने सेल के बारे में बताया कुछ, उसका नाम है मैथियस स्लाइडन। मैथियस स्लाइडन, मैथियस स्लाइडन, ठीक है। एम स्लाइडन भी इसको बोलते हैं, एम स्लाइडन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया, ये एक प्रकार का जर्मन बॉटनिस्ट था, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ होगा कि ये ब्रिटिश ये था, ठीक है ना। ये एक प्रकार का जर्मन बॉटनिस्ट था और इन्होंने 1838 में सेल के बारे में देखा। इसका स्टेटमेंट आगे जो वैज्ञानिक ने बताया कि सेल ये होता है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि प्लांट्स जो है ये एक प्रकार का, क्या बोले हम, ये एक प्रकार का जर्मन बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि प्लांट्स जो है वो जो है उसका वो जो कंपोज्ड होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनता है, ठीक है ना। इसने क्या स्टेटमेंट दिया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, प्लांट्स किससे बना होता है, पौधा किससे बना होता है, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड different types of cells and products of cells, products of cells। plants are composed of different types of क्या, cells and products of cells। अब product of cells क्या है, product of cells क्या है, टिश्यू, यानी कि different types of टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू हम लोग देखेंगे इसके बाद कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद चैप्टर में हम लोग देखेंगे टिश्यू क्या होता है। तो मैं एम स्लाइडन ने क्या बताया, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, या फिर प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है, ये बताया। चलिए ये लिख लीजिए। उसके बाद और एक वैज्ञानिक आया एम स्लाइडन के बाद, एम स्लाइडन के बाद और एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम है थियोडर स्वान, THOB, थियोडर स्वान। इसको हम लोग टी स्वान भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग टी स्वान भी बोलते हैं, टी स्वान भी बोलते हैं। तो चलिए टी स्वान उसके बाद आया, उन्होंने ये सब देखा कि क्या बात है, ये सब के बारे में पढ़ा, ये सब का पूरा जो भी कागजात था उसके बारे में पढ़ा कि इन्होंने सेल के बारे में। थियोडर स्वान ने एक स्टेटमेंट दिया, थियोडर स्वान ने 2 स्टेटमेंट दिया, ठीक है। ये 1839 में दिया था, वो तो 1838 में दिया था, ये 1838 में दिया था एम स्लाइडन, और टी स्वान ने 1839 में दिया। ये एक प्रकार का ये जो है ना, ये भी जर्मन बॉटनिस्ट नहीं था, ये जर्मन जूलॉजिस्ट था, ये जर्मन जूलॉजिस्ट था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स होता है, एनिमल्स, ठीक है ना, एनिमल्स जो होता है उसके जो सेल होती है, सेल के जो चारों ओर, ठीक है ना, एनिमल्स जो है उसके चारों ओर एक आउटर, मान लीजिए ये एक, मान लीजिए कोई एक जीव हो गया, ठीक है ना, ये जो जीव हो गया इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो जीव है इसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, बहुत ही पतला एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल जो है, एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल के चारों ओर एक आउटर में, बाहरी और परत, एक बहुत ही पतली परत पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल हम लोग लिखेंगे, स्टेट नंबर 1 क्या था कि एनिमल सेल हैज एन आउटर थिन लेयर, ठीक है ना, हैज एन आउटर थिन लेयर which is called
outer thin layer which is called, which is known as plasma membrane, ठीक है, which is called as plasma membrane। इन्होंने और एक बताया, ठीक है, और एक चीज बताया इन्होंने क्या बताया कि प्लांट सेल जो है ना, इसके पास एक यूनिक कैरेक्टर होती है। ये तो बताया ही, उसके साथ साथ और एक स्टेटमेंट दिया कि प्लांट सेल होती है ना, प्लांट सेल्स हैज एन यूनिक कैरेक्टर, इसके पास एक यूनिक अकेला कैरेक्टर होती है जो कि एनिमल सेल के पास वो नहीं होती है। सबसे पहले टी स्वान ने ही बताया कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर होती है जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होती है, और वो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। चलिए, प्लांट सेल हैज एन यूनिक कैरेक्टर्स, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल के पास जो है सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। तो हम लोग सेल वॉल के जब मतलब हायर स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, तो उसमें जो भी चीज़ है ना पूरा उसका डीपली हम लोग अध्ययन करना चाहिए। अभी हम लोग ये लिखते हैं कि टी स्वान का स्टेटमेंट क्या था कि प्लांट सेल हैज़ एन यूनिक कैरेक्टर, दैट इज इडेस्ट बोल सकते हैं, दैट इज बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। चलिए, तो ये तो इन्होंने दिया। टी स्वान ने ये देखा कि मैथिसिलिडन जो है, टी स्वान ने ये देखा मैथिसिलिडन जो है कि वो इतने स्टेटमेंट दिए, उससे आगे भी बहुत सारे लोगों ने इस सब की खोज किए, तो उन्होंने सबका स्टेटमेंट को पढ़ा और उन्होंने लास्ट में ये बताया, एक हाइपोथेसिस दे दिया, एक अभिधारणा दे दिया। हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिधारणा, हाइपोथेसिस। तो टी स्वान ने लास्ट में क्या एक हाइपोथेसिस दे दिया, एक हाइपोथेसिस दे दिया, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, एक हाइपोथेसिस दे दिया। चलिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, एक हाइपोथेसिस दे दिया। टी स्वान gave an hypothesis, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिधारणा, एक अभिधारणा दिया, हाइपोथेसिस दिया। क्या दिया कि ऑल सेल्स आर, ठीक है ना। इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया कि ऑल सेल्स नहीं, ऑल प्लांट्स, जितने भी पौधे हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ या फिर आर कंपोज्ड ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये हाइपोथेसिस दे दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया लास्ट में। तो टी स्वान ने क्या हाइपोथेसिस दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, ये दिया। चलिए लिख लीजिए, अब जब टी स्वान ने ये हाइपोथेसिस दे दिया तो उसके बाद आ जाता है हम लोग का सेल थ्योरी, ठीक है ना। चलिए, एक टॉपिक है सेल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हम लोग पढ़ें वही है सेल थ्योरी, जो हम लोग पढ़े वही है सेल थ्योरी। डिस्कवरी ऑफ सेल नहीं तो हो गया टॉपिक सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है? स्लाइडन और मैथी स्लाइडन और टी स्वान, फ्यूडर स्वान,
ये दोनों आपस में मिलकर, आपस में बातचीत करके, दोनों मिलकर एक थ्योरी दे दिया, एक सिद्धांत दे दिया। ठीक है, वो थ्योरी क्या है? वो दोनों, वो लोग दोनों मिलकर जो स्टेटमेंट ये किए, जो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे, वो दोनों अपने साथ मिलकर एक थ्योरी दे दिया, एक थ्योरी बना दिया, ठीक है ना, सिद्धांत दे दिया। वो क्या है? तो हम लोग लिखेंगे स्लाइडेन और स्वान जो है, स्लाइडेन एंड स्वान, ये जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दोनों मिलकर टुगेदर, ठीक है ना, दोनों मिलकर क्या किया? टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अब ये दोनों मिलकर जो सेल थ्योरी दिया, वो क्या था? सबसे पहले जो सिद्धांत था, वो उन्होंने दोनों मिलकर बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स are composed of cell and products of cell, cell and products of cell, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स ही ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, इसकी जगह हम लिख देंगे ऑल ऑर्गेनिजम्स। प्लांट एनिमल लिखने से भी चलेगा, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। लेकिन इन्होंने तो ये दोनों मिलकर ये फॉर्मूला ये दे दिया, सेल के बारे में तो सब कुछ बता दिया कि सेल ये होता है, वो होता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल सेल से मिलकर सभी इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, उसके सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका एक कमियाँ रह गया, इनका एक ड्रॉबैक्स रह गया, ठीक है। इनका एक ड्रॉबैक्स रह गया। क्या ड्रॉबैक्स रह गया, ये हम लोग देखते हैं कि इनका ड्रॉबैक्स क्या है। इनका ड्रॉबैक्स ये था, इन्होंने यह नहीं बता पाया कि सेल जो आप बता रहे हैं, सेल 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 कर रहे हैं, तो इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेल की उत्पत्ति, मतलब एक सेल कैसे बनता है, सेल की उत्पत्ति होती कहाँ से है, सेल की उत्पत्ति होती कहाँ से है। एक सेल बन गया, आप बता रहे हैं कि कोई एक यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो एक सेल से दूसरे सेल बनते कैसे हैं, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ये नहीं बता पाया। इसीलिए इसका एक ड्रॉबैक्स ये रह गया। हर एक साइंटिस्ट का ड्रॉबैक्स रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है, इन्होंने ये नहीं बता पाया, इट डिड नॉट एक्सप्लेन दैट, इट डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नई सेल्स की उत्पत्ति, नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होते हैं, ये उन्होंने बता नहीं पाया। तो जब उन्होंने बता नहीं पाया तो धीरे धीरे क्या हो गया, साल बीतते गया, वर्ष बीतते गए, तो फिर नए साइंटिस्ट आए, उस सब के बारे में पढ़ा कि इन्होंने क्या क्या बता कर गए हैं, क्या बताए हैं, ये सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रडल्फ बिरचू। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए, अब सेल थ्योरी हो गया यहाँ पर, आप लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। इसके बाद सेल थ्योरी इन्होंने एम स्लाइडन और टीसन ने तो बता दिया, उसका ड्रॉबैक्स भी हम लोग देख लिए कि यह ड्रॉबैक्स है, इसका तो कोई ठीक करेगा। तो उस पर सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है ना, ठीक है, मॉडिफिकेशन हुआ सेल थ्योरी का, क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। उसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ सेल थ्योरी का, कोशिका सिद्धांत का क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। अब मॉडिफिकेशन होके किसने मॉडिफिकेशन किया, रडल्फ बिरचू ने। किसने, रडल्फ बिरचू ने।
कब? 1855 को। 1855 में क्या हुआ? रडल्फ विर्चो ने मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया, क्या बताया? रडल्फ विर्चो ने बताया कि जो सेल्स ये लोग ने ये इसका जो कमियां था उसको दूर किया। रडल्फ विर्चो ने ये बताया कि नए सेल की उत्पत्ति पूर्वज के सेल से होती है, पुराने सेल से होती है, जो उसके आगे वाला सेल था उससे ही नए सेल की उत्पत्ति होती है। यानी कि ऑल सेल्स, उसका स्टेटमेंट ये रहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लिखते हैं रडल्फ विर्चो का स्टेटमेंट क्या था? इसका स्टेटमेंट था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होकर आते हैं, ठीक है ना। और कैसे प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे आते हैं? बाय डिवीजन, बाय सेल डिवीजन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें माइटोसिस मियोसिस दो प्रकार की सेल डिवीजन होती है, समसूत्री और अर्धसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है ना। ये सब देखेंगे हम लोग, ये सब टर्म पढ़ेंगे बाद में, सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, फिर इन्होंने इसी को इन्होंने क्या बताया? इसी को इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनिज सेलुला इज सेलुला। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिज, OMNIS, ओमनिज सेलुला, ए सेलुले, ठीक है। ये बताया कि हर एक सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, ठीक है। इसी को इसने बताया। उसके बाद सेल थ्योरी जो है, मॉडिफिकेशन तो इसका हो गया। अब इसके बाद सेल थ्योरी आगे जाते जाते एक सेल थ्योरी लास्ट में आया, जो आज भी चलता है, जो लास्ट में आया मॉडर्न सेल थ्योरी। जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। देखिए मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में हम लोग क्या देखेंगे कि इनका अभी जो है मॉडर्न में क्या सेल थ्योरी है, इसका क्या लास्ट में क्या निकला है। तो लास्ट में वही निकला है, दो स्टेटमेंट इसमें है। एक है ऑल, लास्ट में क्या निकला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and product of cell, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो हम बता रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यही वाला स्टेटमेंट है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यही मॉडल थ्योरी का दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये दो स्टेटमेंट मॉडल सेल थ्योरी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। चलिए, अब जो है सेल का हम लोग शेप, साइज, नंबर, ये हम लोग देख लेंगे, ठीक, देखेंगे। देखिए शेप, साइज और नंबर। सेल का शेप, साइज एंड नंबर, ये हम लोग टॉपिक बढ़ेंगे। सेल का शेप कैसे होता है, सेल का साइज क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम लोग साइज की बात करें
साइज की हम लोग अगर बात करें, साइज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा की कितनी साइज है, माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा जीव है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर माइकोप्लाज्मा की। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया की, ये सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, ये हम लोग देख लिए, ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जीवाणु के हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है ना, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका जो साइज होता है ये 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। ये हम लोग देखें 0.3 माइक्रोमीटर, ये हम लोग 3 से 5 माइक्रोमीटर। तीसरा जो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, इसका जो है डायमीटर कितना होता है, डायमीटर इसका देखेंगे, डायमीटर, तो डायमीटर इसका कितना होता है, 3 से, सॉरी डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर, कितना, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर। चौथा देखिए, हम लोग लिखते चलिए। हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग की जो है अंडा है, ऑस्ट्रिच एग, एन ऑस्ट्रिच एग, तो यही लिखेंगे लार्जेस्ट आइसोलेटेड एग, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका, यह हो गया लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कोशिका, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सेल्स, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो है सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है ना। इसका हम लोग देखेंगे डायमीटर, डायमीटर 130 से 170 के बीच होती है, ठीक है, 130 मिलीमीटर से होती है, 130 mm से 170 mm, ये होती है इसकी डायमीटर। ये इसकी डायमीटर होगी 130 mm से 170 mm, ठीक है। और हम लोग और एक चीज़ देखेंगे, वह है जो हमारे ही बॉडी में पाए जाते हैं, न्यूरॉन, क्या, सबसे लंबा सेल न्यूरॉन, ठीक है ना, न्यूरॉन, नर्व सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, नर्व सेल, नर्व सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल, न्यूरॉन, ठीक है ना। इसकी हम लोग जो है कि लंबाई लगभग 1 मीटर मान लेते हैं हम लोग, इसकी लंबाई हम लोग लगभग 1 मीटर मान लेते हैं, लेकिन लगभग अप्रॉक्स 1 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स 1 मीटर, 1 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है ना। इसकी लंबाई हम लोग, लेंथ इसका, लेंथ लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ 1 मीटर। तो हम लोग साइज के बारे में देख लिए कि माइकोप्लाज्मा कितना है, बैक्टीरिया का 3 से 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है, ऑस्ट्रिच का डायमीटर इतना है, ठीक है, नर्व सेल इसका लेंथ इतना है। तो ये सब हम लोग देख लिए, साइज के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सेल का जो शेप, साइज और नंबर है वो वेरीज करता है, ठीक है ना, वो वेरीज होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। हम लोग का एक स्टेटमेंट आएगा कि हम लोग एक जो स्टेटमेंट आएगा, ये जो है ना, सेल का शेप, साइज और नंबर जो होता है ये वेरीज करता है, वेरीज मतलब अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, ठीक है ना, वेरीज करता है, किसके अकॉर्डिंग के, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने कार्य के अनुसार क्या करता है, वो वेरीज करता है। यह हो गया, चलिए लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे शेप, ठीक है ना, शेप के बारे में पढ़ेंगे, ये लिख लिया आप, ठीक है, लिख लीजिए, शेप के बारे में पढ़ेंगे।
शेप के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप क्या होता है, आकार क्या होता है इसका, आकार क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आरबीसी। आरबीसी जो सेल है, रेड ब्लड जो सेल है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की आकार क्या होती है? रेड ब्लड सेल जो होता है ना, वो हम देखे हैं कि रेड ब्लड सेल जो होता है वो ऐसे ही गोलाकार होता है और बीच में जो है ना चपटा जैसा होता है, चपटा टाइप का होता है, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा। तो रेड ब्लड सेल की जो आकार होती है वो होता है राउंड, गोल और बाइकॉनकेव एंड बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव होते हैं, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। WBC की आकार कैसी होती है? WBC की आकार क्या होती है? अमीबिया आकार की होती है, एमीबॉइड, ठीक है ना, एमीबॉइड। अमीबा के आकार का होता है, एमीबॉइड, ठीक है ना। तीसरा हम लोग देखेंगे नर्व सेल के बारे में, ठीक है, नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल तुमको पता ही है कि नर्व सेल बहुत लंबा होता है, बहुत ही लंबा सेल होता है नर्व सेल। तो नर्व सेल के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो वो क्या होती है, ब्रांच्ड होती है और बहुत ही लंबा होती है, यानी कि वो शाखित होते हैं। हम लोग देखे हैं कि नर्व सेल कैसे होता है, मान लीजिए ये हो गया उसका एक्सोन, ठीक है ना, ऐसे होती है, फिर वो पूरा पतला जो है ना, ऐसी होती है, ठीक ना। यानी कि क्या हो गया, ब्रांच्ड हो रहा है और पूरा लंबा है, यानी कि ब्रांच्ड भी है, शाखित भी है, देखिए आप लोग शाखित, एंड क्या होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। तो डायग्राम हम ये कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर, कॉलमनर एपिथेलियल सेल। जो हमारी एपिथेलियल सेल होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है, वो कैसे होती है? तो कॉलमनर 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 एपिथेलियल सेल्स। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है। देखिए उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल को पता ही है, सब में एक करके न्यूक्लियस रहेगा, ये, ठीक है। एपिथेलियल सेल ऐसा ही होता है, तो लॉन्ग होता है और नैरो होता है, लॉन्ग एंड नैरो। पांचवा जो है ट्रैकिड। ट्रैकिड ये हम मिटा देते हैं, ट्रैकिड। ट्रैकिड ट्रैकिड जो होते हैं वो क्या होती है, इलोनगेटेड होती है, इलोनगेटेड, उसका जो शेप होता है इलोनगेटेड होता है। देखिए ये ऐसे होता है ट्रैकिड, ठीक है, ये ऐसे होती है। तो हम लोग देखें ट्रैकिड का सेल जो होती है ऐसे, देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे इलोनगेटेड, लंबा होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत खिंचा हुआ, इलोनगेटेड, इसमें बीच में ये होता है, तो ऐसे होती है ट्रैकिड। उसके बाद आता है मेजोफिल सेल्स। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर लिख दे रहे थे ना, 6 नंबर में क्या होता है, मेजोफिल सेल। मेजोफिल 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 सेल। मेजोफिल सेल जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ना, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस के मेजोफिल से पत्तियाँ में मिलता है ना, मेजोफिल सेल्स, वो हो गया मेजोफिल सेल्स, ठीक है। ये जो होता है राउंड एंड ओवल, ठीक है ना, ओवल। हम लोग देखेंगे ये ऐसे होता है, देखिए जो पत्तियाँ में मेजोफिल सेल्स होता है, इस हर एक सेल में ये होता है, ठीक है? पत्ता का हम किसी भी कार्ड में देखेंगे ना तो वो हमको दिखाई देगा कि ये राउंड और ओवल होते हैं, ये, ठीक। तो हम लोग देख लिए, चलिए लिख लीजिए ये।
चलिए हम लोग नंबर के बेसिस पर आप सेल को हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए नंबर, हम लोग नंबर के हिसाब से हम लोग पहले ही डिवाइड कर चुके हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर के बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर हम लोग देख लेते हैं। एक हो गया यूनिसेलुलर, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, नंबर के बेसिस पर यूनिसेलुलर, सेलुलर, ठीक है ना, एक कोशिकीय, और एक हो गया मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या होगा, एक ही सेल होगा और एक ही सेल के द्वारा पूरा जो है ना उसका बॉडी एक ही सेल का बना होगा, और वो एक ही सेल के द्वारा पूरा जो जैविक क्रिया है वो करेगा, चाहे वो श्वसन हो, पोषण हो, उत्सर्जन हो, स्वांगीकरण हो, कोई भी चीज़ वो एक ही सेल के द्वारा करेगा। मल्टी सेलुलर में बहुत सारा सेल जो मिलकर जो होता है अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, मल्टी सेलुलर है। यहाँ पर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर वो बॉडी पूरा बना है, और पूरा सेल के द्वारा जो है कि पूरा फंक्शन हो रहा है पूरा सेल में। जैसे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सब हम लोग देखे हैं। तो मल्टी सेलुलर हम देख लिए, इसका एग्जांपल हम लोग क्या देखेंगे, जैसे अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना, पैरामीशियम एक कोशिकीय। जैसे यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। ये सब पूछेगा, ठीक है ना, ये सब याद रखिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हम लोग देखेंगे। मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन, अभी तो बताएं ह्यूमन बॉडी, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो है मल्टी सेलुलर है। प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर है। ये सब जो है कि मल्टी सेलुलर है। तो ये हम लोग देख लिए। तो नंबर के बेसिस पर भी हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में इसको डिवाइड कर दिए। तो ये आपका जो आपका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था ये आपका कंप्लीट होने जा रहा है। आपको कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।